अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज 2019 को हम अलविदा कह रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में मज़ाक़खेज़ ख़बरों से जो है वो भरी हुई है। हमारे आज के जो मेहमान हैं, आप पूरा साल इनके संजीदा तज्ज़ियों से मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन आज हमने इनसे मज़ाक़खेज़ ख़बरों के बारे में भी राय लेने के लिए यहाँ पे दावत दी है। हमारे साथ हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, पाकिस्तान के अहम अखबारात के साथ मुंसलिक रहे और इनका कॉलम मुख्तलिफ अखबारों में शाया होता है। हामिद मीर साहब पाकिस्तानी मीडिया का एक जाना पहचाना नाम और पाकिस्तान के एक मकबूल टॉक शो के मेज़बान हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया की अहम शख्सियत है और आप इनके तज्ज़ियों से भी मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, ये मुसन्निफ़ भी हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ पेशावर से फरजाना अली साहिबा मौजूद हैं, आज टीवी से वाबस्ता हैं, वहाँ की ब्यूरो चीफ हैं। मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब, अगर मैं सोचूं कि सबसे मज़ाक़ शुरू कर रही हैं आपसे मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ कि जो मैं सबसे ज्यादा मज़ाक़खेज़ आदमी हूँ। नहीं, मैं समझती हूँ कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, वो आपकी टॉक शो की एक्चुअली एक तरीके से आप समझ लें वो आपका सीक्रेट है। अब मैं ये समझती हूँ मेरे लिहाज से जो सबसे मज़ाक़खेज़ था और जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ वो ये था कि फाइनेंस मुशीर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल हफीज़ शेख, उन्होंने कहा कि जो टमाटर हैं वो 17 रुपए के थे, जबकि 250 से ऊपर चले गए थे। नहीं, 17 रुपए के थे। देखिए, जो तहरीक इंसाफ कहती है ना वही सच होता है, और अगर उसने हफीज शेख ने कह दिया कि 17 रुपए थे तो आपको मानना पड़ेगा, वरना आप गद्दार हैं। अच्छा, हाँ, 17 रुपए किलो थे टमाटर। नहीं, मगर उसके ऊपर तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पूरी जो मईशत थी और जो एक इमेज बना हुआ था कि जी हम लोगों की हुकूमत है, इससे ये ऐसा पता चला, वो एक नहीं थी एक अंग्रेजी में एक मुहावरा कि द क्वीन का जो था, फ्रेंच क्वीन का, कि दे कैन ईट केक, उससे वो सबको याद आ गया। नहीं, वो आया याद, लेकिन देखें वो असल बात यह है कि जो हफीज़ शेख साहब जो है ना वो ग्रास रूट लेवल से आए हैं। वो बचपन से तहरीक इंसाफ के वर्कर थे और वो तहरीक इंसाफ के बुनियादी कारकुन थे, तो तहरीक इंसाफ में ही जवान हुए। उनका आवाम के साथ बहुत गहरा राब्ता था, तो इससे ज़्यादा बड़ा सच को पाकिस्तान में है। और जो हफीज़ शेख साहब ने कहा वही असल सच है। अगर आप उसको तरदीद करेंगी तो इमरान खान साहब आपसे नाराज़ हो जाएंगे, फिर आप पाकिस्तान में इत्मीनान से ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी। फैसल वाउडा साहब ने आपके टॉक शो के अंदर भी बहुत कुछ कहा था, बहुत दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि इतनी नौकरियां यहाँ पे दी जाएंगी। नौकरियों को छोड़ो, उन्होंने एक और बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे अगर 5000 लोगों को उल्टा लटका दिया जाए, तो फांसी दे दी जाए। तो देखिए, फैसल वाडा फेडरल मिनिस्टर हैं, तो वो 5000 अफराद को उल्टा लटकाना चाहते हैं। तो अगर एक जज ने सिर्फ एक बंदे के बारे में कहा कि इसको डी चौक में लटका दो, तो वो जज जो है उसकी सारे मजम्मत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो फैसल वाडा साहब ने कहा वही असल पाकिस्तान के मसाइल का सलूशन है। आप एक परवेज मुशर्रफ को ना लटकाएं, 5000 अफराद को उल्टा लटका दें, लेकिन हो सकता है मुनीज़े उसमें उल्टा लटकने वालों में मैं और आप भी शामिल हों। ये बात तो शायद हम तो हमेशा ही उल्टे लटके होते हैं, क्यों ज़िया साहब, मीडिया के अंदर। मगर मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिस तरह हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इस किस्म की गुफ्तगू हुई, आपने कभी अपने तजुर्बे में, आपका बड़ा लंबा रहा है तजुर्बा, इस तरह की गुफ्तगू पहले कभी सुनी और कौन से दौर में सुनी? हाँ, नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ कि देयर इज़ नेवर ए डल मोमेंट इन दिस कंट्री कभी। लेकिन इस पूरे साल में जब से इनकी हुकूमत आई है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है देयर इज़ नेवर ए हिलेरियस मोमेंट इन दिस कंट्री। यानी हमेशा आप इनके लतीफ़े सुनते रहेंगे। इनकी जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं उसमें भी लतीफ़े होते हैं, फॉरेन पॉलिसी में जो ये काम करते हैं वहाँ भी लतीफ़े होते रहते हैं। तो लतीफ़ों से भरी हुई मिस्ट्री नहीं रूल है ये तकरीबन 1 साल का। आपकी नज़र में कौन सा मज़ाक? ज़ियाउद्दीन साहब से पूछे ना, ज़ियाउद्दीन साहब आपने जब 17 रुपए किलो टमाटर खरीदे तो आपके क्या जज्बात थे? मैं तो वैसे खरीदता नहीं हूँ तो फरजाना से पूछ लेते हैं ना, ख़वातीन को ज़्यादा पता होता है कि जी रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो कितने की हैं। फरजाना, मेरा ज़रूर आप उस सूबे में बैठी हुई हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब रही है, बड़े अरसे से रही है। आपकी नज़र में जब आप रिपोर्टिंग कर रही थी तो सबसे मज़ाक़खेज़ मोमेंट क्या था? देखिए, रिपोर्टिंग जब मैं कर रही हूँ और पिछले ही दिनों की बात है, आपको पता है कि मैं एक ब्यूरो रिपोर्ट प्रोग्राम करती हूँ जिसकी अक्सर मेरी ये कोशिश होती है कि आवाम में जाकर और आवाम के मसाइल पर मैं करूँ।
तो अभी कुछ अरसे से ऐसे हो गया है कि जब भी बाहर जाते हैं और मुंह खोलें और ये पूछें, ख़ुसूसन ऐसे मसाइल पर कि अभी ज़िंदगी कैसी है और क्या हो रहा है, माशी हालात कैसे हैं, हुकूमत से खुश हैं या नहीं हैं, तो ऐसे बातें सुननी पड़ती हैं कि फिर मैं दुआ करती हूँ कि शुक्र है कि मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, शुक्र है कि ये लाइव नहीं है। और मैं बड़ा हंसती हूँ और उनसे कहती हूँ कि देखो, जब इलेक्शन नहीं हुए थे और मैं आप ही लोगों के पास आती थी और पूछती थी तो आप कहते थे नहीं नहीं, हमने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना है क्योंकि सबको हम आजमा चुके हैं, इनको हमने आजमाना है और इनको चांस देना है और ये हमें हमारी सारी मुश्किलों से निजात दिलाएंगे। तो आपको देखकर पूरे पाकिस्तान ने उनको वोट दिया और वो वज़ीर आज़म अब बन गए, तो अब आप मुकर गए हैं और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप यकीन करें वो वाकई मुकर जाते हैं बाज़ लोग और वो कहते हैं नहीं हमने तो वोट दिया ही नहीं। बल्कि परसों तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई एक बाबे की बात सुनकर, रेडी वाला बाबा था और यही वाली बात है कि टमाटर और ये चीज़ें जब हम उनसे लेते हैं तो मैंने कहा कि ये महंगाई को तुम लोगों ने कहाँ तक पहुँचा दिया है, ये सब्जी भी हम नहीं खरीद सकते, फ्रूट नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने कहा जाओ दुआ करो खान साहब को जिसको तुम लोग लेके आए हो, और अब वो हमारे सरों पर बैठा है और देखो न तुम मैं बेच सकता हूँ न तुम खरीद सकती हो। मुजाहिद साहब देखिए, एक और भी आप चूंकि बैनुल अक़वामी खबरों के ऊपर भी काफी आप तज्जिया करते रहते हैं, लोग ये कहते हैं कि सदर ट्रंप ने वजीर आज़म इमरान खान के ऊपर भी एक मजाक किया, चूंकि जब इमरान खान साहब आपको याद है गर्मियों में जुलाई में वापस आए तो उन्होंने ये ऐलान किया कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिर जो है क्रिकेट का कप जो है वर्ल्ड कप का वो जीत के आ रहा हूं, चूंकि मेरी इतनी अच्छी मुलाकात हुई है सदर ट्रंप के साथ। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि वहां पे वजीर आजम मोदी ने स्पेशल स्टेटस ही खत्म कर दिया कश्मीर का, और फिर हाउडी मोदी का वहां पे एक जलसा हो गया ट्रंप और टेक्सास के अंदर, ट्रंप और मोदी के दरमियान। तो आपको क्या लगता है कि क्या सदर ट्रंप को पता था उस वक्त कि मोदी ये करने जा रहा है? आप तो बड़ी संजीदा बातें और संजीदा सवाल करने लगी। मेरे लिए उस्ताद मोहतरम ज़ियाउद्दीन यहाँ बैठे हैं और ज़्यादा बाखबर हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं। ये इस तरह के अहम हसास मौजूआत पर ज़ियाउद्दीन साहब ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे। लेकिन ऐसा लगता था कि जो सवाल है, मुझे इन्होंने मिलकर एक काम किया, मोदी और ट्रंप ने मिलकर को यानी पाकिस्तान को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया बाकायदा, दोनों ने मिलकर। 5 अगस्त को जो करना चाह रहे थे मोदी साहब, वो ऑलरेडी ट्रंप को पता था। आप कैसे कह सकते? नहीं, वो कह रहे हैं उनको सही, बिल्कुल मैं उनसे एग्री करता हूं। मगर कुछ उसका आपको दिशा ना, वो जब वो हमारे इमरान खान साहब से मुलाकात में इवन बिफोर उनके मीटिंग के से पहले ही ये कह रहे हैं कि मोदी ने मुझसे कहा है कि मैं मीडिएशन करूं। सबसे पहली बात तो है कि मीडिएशन इंडिया की तरफ से ये ऑफर आए, अनबिलीवेबल। दूसरी ये बात कि भाई आप इन्हें ऐसे वक्त में कर रहे हैं, इन्हें ये मुलाकात शायद मई जून में हुई है, गर्मियों में हुई है, और अगस्त में इन्होंने वो 370 विड्रॉ कर लिया। मुझे तो ये लगता है कि दे वांटेड टू क्रिएट, पाकिस्तान को जो है ना कोई डाइवर्ट करना चाह रहे थे कश्मीर से, सो दैट जब वो कश्मीर में ये जो 370 का विड्रॉल का वक्त यानी जब आएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, तो पाकिस्तान विल बी टेकन बाय सरप्राइज। तो मीर साहब, आपके प्रोग्राम में इतने सियासतदान आते हैं, आपको लगा कभी कि इनको एहसास है कि इनके साथ क्या हुआ अमेरिका में? देखिए, जो पहले जो ज़ियाउद्दीन साहब ने बात की ना, मैं इनसे बिल्कुल 101% इत्तेफाक करता हूँ कि ट्रंप और मोदी ने मिलकर पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया। उसकी वजह यह है कि हमें मार्च अप्रैल 2019 से बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स में, प्राइवेट मीटिंग्स में, राइट लेफ्ट इधर उधर जो फैसला साज लोग हैं, उन्होंने बताना शुरू किया कि देखें आप, कश्मीर पे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। आप देखें कश्मीर पे बहुत बड़ी खबर आने वाली है। तो मैं जब डिटेल पूछता था तो कहते थे आप इंतज़ार करें। अप्रैल का महीना आ गया तो मैंने एक दिन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब मुझे लाहौर में मिल गए, हमारी ओल्ड रावियन यूनियन का एनुअल डिनर था, तो वहाँ पे वो आए, तो मैंने उनको कहा कि राय साहब ये क्या होने लगा कश्मीर पे? तो राय साहब ना मेरा हाथ पकड़े, मुझे साइड पे ले गए। ये तू मैंने सवाल क्यों पूछा है?
मैं कह राय साहब वो लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में कुछ होने वाला है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया आंसुओं के साथ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा उसको छोड़ दें, वो बहुत ही रिडिकुलस बात की उन्होंने वहां पे, बहुत ही रिडिकुलस बात की उन्होंने। तो उन्होंने कहा जंग शुरू कर, नहीं उन्होंने कहा कश्मीर बेचने लगे ने, उन्होंने ये कहा। रिडिकुलस बात है ना। हाँ जी बिल्कुल रिडिकुलस, फजलुर रहमान भी यही कहता है, बहुत ही रिडिकुलस बात, बहुत ही रिडिकुलस बात है। तो मैंने कहा नहीं राय साहब आप गलत कह रहे हैं, को अच्छी खबर आने वाली है, कश्मीर नहीं बिकता, आप बेफिक्र हो जाए, कश्मीर नहीं बिकता। तो वो ना मेरे से नाराज से होकर ना साइड पे जाके खड़े हो गए। उसके बाद जब उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीर शुरू की, तकरीर में ही स्टार्टेड क्राइंग, आंसुओं के साथ रोना शुरू कर दिया। और जो 500-600 लोग बैठे हुए थे वो परेशान हो गए कि आजाद कश्मीर का वजीर आज़म रोना की शुरू हो गया। और उन्होंने रोते रोते कहा कि हमारा खाना खराब होने वाला है और आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे, हमारा ये होने वाला है, हमारा वो होने वाला है। वो तो डिनर जब शुरू हुआ तो लोगों ने कहा राय साहब क्या हो गया, आप इतना रोना शुरू कर दिया आपने, कोई चीज नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा तुम देखना 370 खत्म होने वाला है, तुम देखना 35 में खत्म होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है ना हमारा सौदा हो गया। अच्छा, तो वहां पे लोग जो है वो उन्होंने राजा साहब के साथ सख्त बातें शुरू कर दी कि आप तो पता नहीं क्या पागल हो गए हैं, ये है वो है। वो चुप करके खाना वाना खाया, वो चले गए। मैंने उस पर कॉलम लिख दिया, वजीर आजम आजाद कश्मीर के आंसू। और जब मैंने कॉलम लिखा तो मुझे भी इधर कुछ लोगों ने बुला के तो कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ट्रंप हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, सऊदी अरब हमारे साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर आर्टिकल 370 हो गया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब अमेरिका गए और ट्रंप की और उनकी आपस में मीटिंग हुई। फिर वो वापस आए और थोड़े दिन के बाद 5 अगस्त हो गया। फरजाना, आप तो खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है और हम सबको ये मालूम है कि ट्राइबल एरियाज के अंदर एक समझ लें एक जोश होता है कश्मीर को डिफेंड करने का। वहां के लोगों ने इस मामले को कैसे देखा? वो तो खैर इस मामले में अभी भी जोशीले हैं। पिछले दिनों में जब मोमन गई हुई थी तो वो तो अभी भी कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर भी हम ही ने आज़ाद करवाया था, ये हमें छोड़ दें तो इसको भी हम आज़ाद करवा लेते हैं। तो जोश तो वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक वो मौजूद है। क्योंकि आपको पता है कि एक जज्बाती कौम है और मरने मारने के लिए हर वक्त ये तैयार रहते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जज्बाती तकरीरें तो आपको पता है हमसे 100 करवा लें। यही तो वजह है कि हम जज्बाती लीडरों की बातों में भी आ जाते हैं, वो आके बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। पता नहीं दरख्त जो है वो रात के वक्त ऑक्सीजन देते हैं, हमारे यहाँ 12 मौसम है। और पता वो जर्मनी और कौन कौन सा मुल्क था जो साथ साथ होते हैं। बहुत आज़ाद है मीडिया, हमें मतलब सब कुछ दिखाने की, सब कुछ कहने की आज़ादी है। आप जो मैं कह रही हूँ उसको उल्टा ही समझें। तो उसमें यह हुआ कि उन दिनों में चाहे वो कश्मीर का मसला था, चाहे अमेरिका वाला मसला था, चाहे उम्मा का मसला था, चाहे यूएन का मसला था, तो हम सारे तकरीबन एक ही जैसी बातें कर रहे थे। और वो ये था फूलों के हार, सबको फूलों के हार पहना रहे थे कि पता नहीं कौन सा मार्का हमने पिछले 72-73 साल में कभी जिंदगी में कोई लीडर, कोई हुक्मरान कुछ बात ही नहीं कर सकता था। सारे गूंगे बहरे थे। एकदम एक जोशीला जबरदस्त किस्म का अंग्रेजी बोलने वाला, साथ ही साथ पाकिस्तानी ड्रेस पहनने वाला एक जबरदस्त सा बंदा आ गया और उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। तो लिहाजा आप ये कह रही है कि फूल पहनाते हैं, थोड़ा सोच के फूल पहनाएं, थोड़ा सब्र करें, पहले देख लें कि उसका रिजल्ट क्या है। नहीं तो बस जो ये बातें हुई और जो तस्वीरें हमने दिखाई तो बेचारी कौम तो उसमें आ गई ना। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला, कभी उर्दुवान जो है वो हमारे पोल खोल रहा होता है, कभी कौन पोल खोल रहा होता है। तो फिर हमें पता चलता है कि ना 55 रुपए किलोमीटर का पेट्रोल है, ना 17 रुपए किलो के टमाटर है। दूसरे जहाँ तक इन्होंने राजा साहब की बात की तो राजा साहब का गालिबन नून लीग से ताल्लुक है। तो वो जो रारो कतार रो रहे थे कि सौदा कर दिया, तो क्या उन्हें उस वक्त रोना नहीं आया जब मोदी का जहाज उतरा था लाहौर में और 150 लोग बगैर वीजे के और बगैर किसी, मेरे ख्याल में शायद परमिट भी नहीं था बादलों के पास, उन्होंने मियाँ अब उनके कायद की बेटी पर नवाजी किसकी शादी थी वहां पर घंटों भंगड़े डाले थे। और मैं वाजपेयी को याद नहीं दिलाना चाहता, ये तो मोदी जैसे आदमी की कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा मुसलमानों का और गुजरात का कातिल रहा है, जो 5 अगस्त लाया। कश्मीर का तो ये भी सवाल हो जाना चाहिए था ना, से रहा है ना, डेकेड से रहा है। क्यों ज़िया साहब? जी हाँ,
कश्मीर का इशू तो बड़ा डेकेड से आप कहते रहे कि जी हमारी मेन बोन ऑफ कंटेंशन ही वो है। मुजाहिद साहब ने बात तो सही की है ना, और मुजाहिद साहब जो हैं वो ये भी अब कहेंगे कि ऊफा डिक्लेरेशन से जब कश्मीर का लफ्ज निकाल दिया गया तो उस वक्त राजा फारूक हैदर साहब क्यों नहीं बोले, ये भी कहेंगे अभी वो मुजाहिद साहब भी मुजाहिद साहब मगर इस जो आप जहाँ बैठे हुए उसकी भी तो कुछ बात करें ना, जहाँ मैं तो ये भी कहूंगा कि इस्लामिक समिट जो भुट्टो साहब के दौर में हुई थी उसमें कौन सा कश्मीर इशू रखा गया था, अगर रियाउद्दीन साहब को याद हो। हाँ नहीं, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुआ था तो उस वक्त भी कश्मीर की बात तो नहीं की थी। अच्छा क्यों मुजाहिद साहब? नहीं इस्लामिक, और जिस तरह वो तो खैर वो तो बाद में भुट्टो साहब ने कहा ना, वो थैली कभी बाहर से नहीं आई बिल्ली जो भुट्टो साहब की थी, वो इस वक्त मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ये जो राजा साहब की बात आई थी ना, जो नून लीग के प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के ज़ारो कतार रो रहे थे इस बात पर कि कश्मीर का सौदा कर दिया, सौदा करने के लिए ज़्यादा दाम तो मियाँ साहब का आता है ना। नहीं मगर देखिए मुजाहिद साहब, मैं तो ये समझी कि जब इतना बड़ा हमला हुआ मैं तो बहुत सहम गई, मैं डर गई कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, मगर पहला जो बयान आया वो यही था कि हम कंफर्म नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमला हुआ है, और अगर हमला हुआ है तो उन्होंने टारगेट ही मिस कर दिया, और बहुत अच्छी बात है, बड़े मोहतात होके हमारा रवैया था। मगर जो जोशीले एक बयानात आते रहे, या मैं जब बड़ी हुई तो मैंने सारा वक्त यही सुना कि जी कश्मीर के ऊपर हम फतह करेंगे, वो जोश जो था उस वक्त गायब हो गया। तो जाहिर है लोगों ने फिर पूछा तो सही कि वो किस दिन के लिए रिजर्व के लिए रखा हुआ था। कि जो बालाकोट पे जब हमला हुआ और हिंदुस्तान ने दावा किया कि वहां पे टेररिस्ट मार दिए हैं, और जब मैं वहां पे बनफसे नफीस पहुंचा तो नहीं मैं तशरीफ लेके गया कब्बा था, तो वहां पे मुझे मरा हुआ कब्बा मिला, तो हाँ। वो रिडिकुलस खबर थी सबसे बड़ी। हाँ सबसे बड़ी रिडिकुलस खबर तो वो थी। मगर मुजाहिद साहब आपको नहीं लगता कि राव अनवर जो है अब एक तंबी दे रहे हैं अमेरिका को और बेल के ऊपर है, वो भी एक रिडिकुलस खबर है? देखिए राव अनवर साहब के बारे में तो अफसोस से कहना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में वो तमाम अहम ओहदों पे रहे, और बदकिस्मती से अब इसलिए मैं कोई बात नहीं कहूँगा कि उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, उन्होंने उन्हें अपना बच्चा भी करार दिया था, वो जो जिसको कहते हैं 400 लोगों का टेररिस्ट था। और मुझे वो वक्त याद है कि ये तो आम तौर पर लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो सिंध असम्बली के थे, उन्हें रस्सियों से बांधता हुआ खींचता हुआ जो है ये लेके आया थे, शक की इतनी हिम्मत थी। और फिर नकीबुल्लाह का जिस तरह इसने मर्डर किया, जिस तरीके से मारा वो, और जो सब कुछ साबित हो चुका है, उसके बावजूद उसको कुछ नहीं बिगड़ा। और अब हो सकता है अमेरिकन ने पता नहीं कैसे नाम उसका डाल दिया होगा, पता नहीं गलत डाला या सही डाला, लेकिन राव अनवर जैसे शख्स को कोई सजा नहीं मिली। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान में किसी भी शख्स को, चाहे वो बड़े से बड़ा कत्ल करे, वो नहीं, उसको सजा नहीं होगी। मगर वो गायब हो जाता है ना मुजाहिद साहब, दिलचस्प बात ये थी कि वो 1 महीना गायब रहा, जजों को नहीं मिली। हाँ याहिया खान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया हमने, उनके जिन जजों ने, जस्टिस हमूदुर रहमान, हमने तो पूछा ही नहीं जनाब, लाखों बंगालियों के बात ना करें तो बेहतर है। मैं कहने हाल पर बात करें कि जस्टिस गुलजार साहब जो आए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जगह, तो ये जो चीखती चिंगारती उन्हें बारें और बेंचें मिली हैं, और हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जज ने वो जबान इस्तेमाल की है जो काले कोटों वालों ने जो है पंजाब इंस्टीट्यूट में हाथों, डंडों और बंदूकों से की थी नर्सों को मार के। तो ये कहा जा रही है काले कोटों वाले 12 बेंचों की तहरीक, जिसका पैदाइश 14 कोर्टों में हुई थी। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इसके ऊपर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी, छोटा सा वक्फा लूंगी। मगर नाजरीन, ये मामला जो है इतने सीधे नहीं है, बड़े पेचीदा हैं। इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और ये 2019 का आखिरी प्रोग्राम है। कुछ हमने बातें ऐसी की जो मजाका खेज थी, अब कुछ संजीदा बातें भी हो जाएं। ज़िया साहब, जिस तरह के मुजाहिद साहब ने ब्रेक से पहले बात की वकला की, और हमने देखा कि वकला का एक वकला को एक बैड इमेज भी मिला जो कुछ हुआ PIC के अंदर लाहौर में। आप समझते हैं कि उसने जो वकीलों की रेपुटेशन है उसको हमेशा से डैमेज कर दिया? वो बात तो सही है, बहुत ही डैमेज हुई वकीलों की, वकीलों का इमेज। यानी हमारी पाकिस्तान मूवमेंट में कायद आज़म के होते हुए, मैंने कायद आज़म ने लीड किया मूवमेंट और वो खुद वकील थे।
तो इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो वो जो एक्शन था वकीलों का, वो यानी उसके कोई भी आर्गुमेंट उसकी जस्टिफाई नहीं कर सकते। हालांकि जो जितने भी सीनियर वकील हैं उन्होंने इसको कंडेम किया, सबों ने कंडेम किया, जो सीनियर वकीलों ने जी, लेकिन इसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता इस एक्शन। ये बात तो दुरुस्त। लेकिन एक बात मैं इस पे कहूँगा, जो मुजाहिद कह रहे थे अबाउट मोदी का लाहौर आना, वो कंटेस्ट डिफरेंट थे। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई थी, वो कोशिश ये कर रही थी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में हालात सही हों और ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बने। बिल्कुल, यानी एक अप्रोच रहा हमेशा से हमारा कि पहले कश्मीर को रिजॉल्व करो, उसके बाद सारे दूसरे ताल्लुकात होंगे। तो नवाज शरीफ साहब बीइंग एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर विद पॉलिसी कि भाई ये यानी कश्मीर पहले वाली जो स्ट्रैटेजी है वो फेल हो गई है, यानी 70 साल के बाद भी जो है ना उससे फर्क कोई नहीं पड़ा। तो ही वाज चेंजिंग दैट स्ट्रैटेजी। उसमें वो फिट होता था मोदी का आना विदाउट वीज़ा, और वो जो इस बिजनेसमैन भी आ गया था जिसको मरी ले गए थे, यानी एक स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी चेंज हो रही थी। और वो भी उसका भी जो एक एक्सप्लेनेशन था कि मुशर्रफ साहब ने 4 स्टेप फार्मूला जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन ये वाली बात जो है, आप असेंबली में खड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी अगर जीत जाएगा तो कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दिस इज रिडिकुलस। यानी आपको पता ही नहीं कि मोदी क्या कर क्या रहा है, और उसकी जो इलेक्शन जो हो रहे थे नहीं, तो उसमें आप इसको रिडिकुलस कहेंगे कि आप समझते हैं कि जजमेंट गलत थी, जजमेंट ही गलत थी। किसकी जजमेंट? वजीर आजम साहब की। हाँ, वो जजमेंट ही गलत थी। अच्छा, एक लतीफ़ा भी सुन लें साथ। लतीफ़ा ये है कि एक दफ़ा खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा पब्लिकली कि मुझे उस वक्त, मैंने जब वाक़या मैं देख रहा था टेलीविज़न और मैं बहुत ज़्यादा मैंने एजिटेट हो गया था, तो मेरी वाइफ ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर तो आप हैं। यानी ये एक लतीफ़ा ही है ना कि भाई वो ये उन्हें पता ही नहीं था कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं एंड ही कैन टेक एन एक्शन। तो ये भी एक मैंने मजाक कर रही। तो मेरा ख्याल है कि एक मूड में रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अपोजिशन की मूड में है, और इनको हुकूमत के मोड में आने के लिए काफी वक्त लगा है। क्यों मीर साहब? स्टिल बिहेव अपोजिशन लीडर की तरह बिहेव करते हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपकी इस राय से तो इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब का जो लबो लहजा है वो अपोजिशन लीडर वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से उनके साथ वही प्रॉब्लम्स हैं जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ थे और उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ थे। लेकिन फ़र्क यह है कि इमरान खान साहब मसाइल पे बोलते नहीं हैं, वो थोड़ा बोलते थे। तो अब देखें ना, जिस तरह ये अब आप वकीलों का जिक्र कर रहे थे, तो मैं भी पहले बड़ा वकीलों पे मैं भी बड़ा मुझे अफसोस था, बड़ी मैंने उन पे तनकीद भी की कि देखें यार, इन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमला कर दिया, और फिर बहुत से जो हमारे लॉयर्स के बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने भी उनको डिफेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर ये जो हुआ, मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो अदालती फैसला आया, तो उसके बाद जिस तरीके से मुशर्रफ के कू को डिफेंड किया गया और इस्लामाबाद की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए गए कि हमें तुमसे पहले भी प्यार था और अब भी प्यार है, और जिस तरीके से उसको एक हीरो की तरह करार दिया जा रहा है जिसने आइन तोड़ा हमारा, तो फिर मैंने सोचा यार इस मुल्क में सभी एक जैसे ही हैं। जिस तरह नहीं, मगर आप ठीक कह रहे हैं मीर साहब, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मगर ये केस मैंने काफ़ी इसके ऊपर तहकीक की, जाके वहाँ पे रिपोर्टिंग भी की। ये बात दुरुस्त है कि उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था और सब इसको कंडेम करते हैं, मगर जो पुलिस कस्टडी में 81 वकला हैं उनके नाखून निकाल देना या उनको पुलिस कस्टडी के अंदर उनको टॉर्चर करना, ये भी गलत है। इसके ऊपर भी कंडेमनेशन आनी चाहिए। मैं बिल्कुल उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन अब देखें ना, अब वो तो सारा मामला बैकग्राउंड में चला गया ना। तो अब और वो अभी तक जेल में है जी। अब तो देखें ना कि डॉक्टर्स जो हैं वो गलत काम करें तो डॉक्टर जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है वो उसकी मजम्मत नहीं करती, वकीलों ने किया तो सुप्रीम कोर्ट बार ने उसकी मजम्मत नहीं की, ठीक है ना। तो अगर किसी ने आइन तोड़ दिया तो उसकी भी कोई मजम्मत नहीं करता। तो हम सारे, हमें यह मानना चाहिए 2019 के आखिरी दिन कि हम सारी एक तरह के हैं। जिस तरह के वकील जिन्होंने हमला किया PIC पर, तो सिर्फ वो नहीं इस तरह की हरकतें करते हैं, हम सारे इस तरह की हरकतें करते हैं, आपको माने या ना माने। लेकिन जो लोग अभी मुशर्रफ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो हमारा हीरो है क्योंकि उसने आइन तोड़ा था, उनमें और PIC पे हमला करने वाले वकीलों में क्या फर्क है? या मैं कोई बड़ी रिडिकुलस बात कर रहा हूँ? ट्रीजन, हाई ट्रीजन के ऊपर जनरल मुशर्रफ को सजा हुई है, मगर सेडिशन के जो पर्चे हैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर भी हैं और वो वकीलों के ऊपर भी हैं। और लाहौर शहर के अंदर इस वक्त कोई तार कटी हुई है सेडिशन की स्टूडेंट्स के ऊपर और वकीलों के ऊपर।
तो ये आपको नहीं लगता कि ये जो लफ्ज़ सेडिशन है कि कौम से या मुल्क से गद्दारी करना, ये इतना अप्लाई हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि ये वाकई में मजाक का खेज हो गया है? अब देखिए, मजाक तो बहुत सारी चीज़ों को हमने खुद ही बना दिया है ना। अब मीर साहब भी बात कर रहे थे और सर भी बात कर रहे थे, दोनों मेरे मोहतरम उस्ताद हैं, कि बार बार एक चीज़ जो है, अदारे एक दूसरे के, मतलब पहले कहा जाता था दो मुकद्दस गायें हैं, अब वो गायों ने ऐसा लगता है एक दूसरे के साथ सींग उलझा ली है। तो हमें मना किया जाता था कि आप इन इदारों के मुतालिक कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे मसाइल पैदा हों, या क्योंकि ये वकार हैं हमारे मुल्क का, और इनकी इज़्ज़त करनी है और इन्हीं से ही हमारा मुल्क है, और वो जो एक नेशनल इंटरेस्ट और ये सारे ड्रामे जो होते थे, तो हम चुप हो जाते थे कि अच्छा चलें ठीक है, वकार है हमारे मुल्क का, तो वकार हमारा हमेशा अहम ही रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप देखें ना कि दोनों एक दूसरे के वाकई सींग उलझा ही लिए हैं। तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसका साथ दें, क्योंकि अदलिया के बारे में भी हमें वही बात कही गई थी, और दूसरा जो है उसके बारे में भी यही बात कही गई थी। लेकिन अब दोनों जो है वो ये तो अदारे नहीं बन गए, ये तो फैमिलियां हैं। कैसे रिपोर्ट ना करें? वो नहीं, वो कह रहे हैं हम अदारे, वो इदारे नहीं है, वो फैमिलियां हैं। तो अब फैमिलियां जो हैं वो एक दूसरे के बंदों को बचा रही हैं। अब आपका सवाल कि भाई गद्दार वाला जो मामला है, देखिए मैं जिस जमीन पर बैठी हूँ, जिस खित्ते पर बैठी हूँ, वो है पख्तूनख्वा, और पख्तूनख्वा तो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक यहाँ के लोग तो लगानी है, हमने तो पता नहीं पूरी वो जो, मैं एक साहब को हैरान रह गई ये बातें सुनकर कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमने 80s में गलत फैसला किया। अब आप देखें ना कि कितनी इस्लामी रियासतें बन गई उस हमारे फैसले के नतीजे में। अभी मैं कजाकिस्तान से होके आ रही हूँ, पता नहीं मुझे तो वहाँ कोई इस्लाम नजर नहीं आया। अच्छा, फिर उसके बाद कहा गया कि आप इस आग को जल के रह गया उसी आग में। नाज़रीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 2019 का ये आखिरी प्रोग्राम है। हमने तज्जिया नगारों को दावत दी है। मुजाहिद साहब, जिस सूबे से आपका ताल्लुक है वहां पे भी लोगों को कहा गया था कि आप गद्दार हैं। देखिए, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, मगर अब तो पंजाब में भी गद्दारी के मुकदमे बन रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कम से कम 250 से ऊपर तो FIR दर्ज हो चुकी हैं सेडिशन की वहां पे। एक तो मुनीरे आपने कर दिया, मुझे कह दिया जिस सूबे का आपका ताल्लुक, हामिद मीर कर दिया सूबे पंजाब का ताल्लुक, फरजाना अली को कर दिया पेशावर का ताल्लुक। मैं तो भाई बरेलवी होते हुए चारों सूबों को ही अपने को समझता हूँ। कह तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जो सूबे सिंध की बात करें। लेकिन एक और बात चलते चलते मैं कर दूँ, वो जो आप कह रही थी गद्दारी का, आप जनरल ज़िया-उल-हक को क्यों भूल जाती हैं कि जिसने जो है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी, उसने सहाफ़ियों के कोड़े मारे, और बाद में ये सब कुछ करने के बाद एक इलेक्टेड, एक बार नहीं 2 बार प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ कहता है कि मैं ज़िया-उल-हक के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। उसको क्यों नहीं लटकाते बेचारा दस्तूर पर, सूली पर? उसकी लाश का ट्रायल क्यों नहीं करते? और 3 दिन बल्कि 30 दिन तक उसका, उस पर क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? नून लीग इसीलिए तो खामोश है कि फिर हम नून लीग से पूछेंगे ना कि आपके कायद तो सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े जो है भुट्टो के कातिल और सहाफियों के दुश्मन को के साथ सहाफियों के करते रहे। वैसे ये एक पॉइंट तो है मुजाहिद साहब के पास कि अगर आपने करना ही है गद्दारी का मुकदमा तो फिर स्कोप बढ़ा दें। नहीं तो आप फैसला तो पढ़ लें जरा। उस फैसले में सबका जिक्र है, अयूब खान का भी जिक्र है, केस तो फिर सजा तो सिर्फ मुशर्रफ ही भुगतेगा ना। अब तो देखे ना, तो उसका उसका भी नाम दे कि हाँ उसको भी खड़ा करो, उसको भी 30 दिन तक लटकाओ, जनरल ज़िया को, जनरल अयूब को और या खान को। देखिए, ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ उसकी काबीना को भी फिर लाएं, फिर वहाँ के कोर कमांडरों को भी लाएं। जनरल करामवेल का करा था ना, जनरल करामवेल की मिसाल दी जाती है ना। जी साहब, ओलिवर क्रॉमवेल का जिक्र है जजमेंट में। इसका मतलब वही है कि भाई आप सबको खबरों से उठाएं। नहीं, मतलब नहीं है, आपने मतलब समझा, मतलब नहीं है, लिखना चाहिए था इनके नाम। जब जनरल करामवेल का जिक्र करते हैं ना आप लोग, पिटीशन तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ना मुजाहिद साहब, पिटीशन तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उस वक्त थी।
भुट्टो का अयूब खान का नाम नहीं आएगा होगा, आइन गद्दारी का मुर्तकब अयूब खान, ज़ियाउल हक और उसमें ज़िया हुआ। ये नहीं, ये ज़ियाउद्दीन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है कि भुट्टो का दोबारा केस का ट्रायल किया जाए तो उसमें ज़ियाउल हक पे बिल्कुल होगा। और लेकिन अगर अगर ज़ियाउल हक का ट्रायल दोबारा होता है तो अगर जज को ये कहेगा कि जी ज़ियाउल हक की लाश को कब्र से निकाल के आप लटकाएं तो क्या निकालेंगे आप लाश से? तो मेरा ख्याल है कि इस चक्कर में नहीं पड़ते, लाश को कब्र से निकालेगा ना वहां से, तो नहीं ग्राउंड की लाश का क्या निकालेंगे? फायदा होगा कि हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये जरूरी है। सही है कि उनके सिर्फ दांत हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी मैं नहीं चाहता कहना। क्यों मुजाहिद साहब, इस चीज से फायदा क्या होगा? आप कह रहे हैं तौबा तौबा, मगर इसका क्या फायदा होगा? नहीं, हमें आगे नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब मुर्दा मुशर्रफ मरने से पहले ही उसकी इलाज को करने के लिए कर रहे हैं तो जिन लोगों ने वाकई किया उनके नाम क्यों नहीं लेते? इस फैसले में नाम होने चाहिए थे ना। नाम उनके हैं भाई, फैसला पढ़ लो, उसमें नाम है उनके। अयूब खान का भी नाम है, याया खान का भी नाम है, उसमें ज़ियाउल हक का भी नाम है, परवेज मुशर्रफ का भी, चारों डिक्टेटर्स का नाम है। आप जरा फैसला एक दफा पढ़ लें। और बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है और जो 99 का जो इकदाम था मुशर्रफ का, उसको जिन लोगों ने उसकी वैलिडेशन किया उनकी भी मजम्मत की गई है इस फैसले में। मगर ज़िया साहब, आपको लगता है कि ये सब कुछ अब खुलना चाहिए, और या आपको लगता है कि बस अब आगे बढ़े? नहीं, और एक चॉइस तो ये है कि सब कुछ खुलना चाहिए। हाँ। और मतलब एक चॉइस ये कि आप आगे बढ़ें। हाँ। तो उसमें एक रेफरेंडम करवा लें पाकिस्तान में। कि देखिए ना, पीपल्स क्या होना क्या चाहिए। यानी जाहिर है कि बहुत से लोग जो इमरान खान के सपोर्टर हैं और पाकिस्तान की फौज के सपोर्टर हैं, उनके जहन दिल में ये रह जाएगी बात कि सिर्फ हमारे सपोर्टर को क्यों आप फांसी लटका रहे हैं, पिछले वालों को क्यों नहीं लटका रहे। ये तो जहन में रह जाएगी ना बात। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई रेफरेंडम हो जाए कि भाई पिछली मिसाल के तौर पर बेनज़ीर जब प्राइम मिनिस्टर होकर आई थी तो वो सारों से उनके बाप की हैंगिंग के लिए सबसे वो इंतकाम ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया। आपके प्रोग्राम में जो सबसे अच्छी बात है, अहम बात है, वो अभी ज़ियाउद्दीन साहब ने की है कि इस मामले पे आप रेफरेंडम करवा लें। तो ये जो डिक्टेटर जो आइन तोड़ते हैं, इनका ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर अब आप रेफरेंडम करवा लें तो पता चल जाएगा लोगों को कि असल में गद्दार कौन है और मुहिब वतन कौन। मगर हामिद मीर साहब, आपको भी पता है रेफरेंडम वैसा ही होगा जैसा कि पहले होता है। एग्जैक्टली, रेफरेंडम्स की हिस्ट्री भी यहाँ पे बड़ी मजाका खेज है। वो रेफरेंडम्स तो डिक्टेटर्स कराते रहे। मेरी अम्मा जो थी, हमें पता है, मुनीज़ा मेरी अम्मा जो है वो स्कूल टीचर थी, तो वो हमें बताती थी कि रेफरेंडम में मोहरे लगा के उनके मोंढे थक गए। तो अब किस किस्म के रेफरेंडम की उम्मीद करके बैठे हैं? इधर तो इलेक्शन में ही टप्पे लग रहे होते हैं, तो और अगर धांधली का उसके ऊपर आ गया तो फिर वो रेफरेंडम भी देखिए, वो रेफरेंडम हुए थे डिक्टेटरशिप के दौर में। एक रेफरेंडम ज़ियाउल हक ने कराया था, वो मिलिट्री डिक्टेटर था। एक रेफरेंडम मुशर्रफ ने कराया था, वो मिलिट्री डिक्टेटर था। सिविलियन गवर्नमेंट्स के दौर में कोई रेफरेंडम नहीं हुआ और इस रेफरेंडम में कोई अभी तो सिविलियन गवर्नमेंट है, केयरटेकर गवर्नमेंट भी नहीं हुआ। मुझे तो पता ही नहीं था। चूंकि मुजाहिद साहब अब एक सिविलियन गवर्नमेंट है, तो आपको लगता है कि रेफरेंडम जो है वो साफ और शफाफ होगा, धांधली की कोई आवाज नहीं उठेगी, और अच्छा आइडिया रेफरेंडम होना चाहिए। भाई हम तो रिवायती आदमी है। उस्ताद ज़ियाउद्दीन साहब ने कह दिया, हम इनकी बात को आमन्ना सदकना कहते हैं। अच्छा, चलिए, अब बिल्कुल हमारा आखिरी वक्त रह गया। मैं ये भी चाहती हूँ कि 2020 जो है वो आने वाला है, सियासी हलचल का साल होगा, इतना तो हम कह ही सकते हैं। पाकिस्तान में हर साल ही सियासी हलचल का होता है, मगर इसमें ज्यादा हलचल होगी। आप क्या देख रहे हैं? बहुत ज्यादा। ये साल जो है 72 सालों में ये साल बहुत ही अहम, यानी दो जो जजमेंट्स आए हैं। मिसाल के तौर पे वो जो COS की एक्सटेंशन और दूसरा ये मुशर्रफ के खिलाफ, ये इतनी यानी फार रीचिंग उसके इम्प्लीकेशंस हैं कि अगर ये दोनों कवानीन दोनों वाक़े तो हम उनको उससे निकल पाएँ तो पाकिस्तान वुड बी ए डिफरेंट कंट्री। अब देखें अगर जब ये, मगर हुकूमत की आप कैसे देख रहे हैं? ये हुकूमत बार बार कहते हैं मीर साहब की हुकूमत जाएगी रहेगी, उसके ऊपर डिबेट भी होती है। इस्लामाबाद में तो क्या सराइयाँ भी बड़ी होती हैं। छोड़े ना, आप ये बातें क्या करती है ना। मैं दरिया को कूजे में बंद करता हूँ। 2020 की बात कर रही हैं आप, बता दूं आपको,
बता दूं, मेरा दोस्त जा रहा है, मुजाहिद बरेलवी का दोस्त आ रहा है, आगे चलो। आपका दोस्त जा रहा है, मुजाहिद अब बरेलवी तो का ये भी हमें मुझे ज़ियाउद्दीन साहब और फरजाना को देखना पड़ेगा कि आपका दोस्त कौन सा है, मुजाहिद बरेलवी का दोस्त कौन सा है। नहीं, वो तो अब आप इन्वेस्टिगेशन करें ना, लेकिन मुजाहिद बरेलवी का दोस्त आ रहा है। मुजाहिद बरेलवी का एक नया दोस्त आ रहा है? नहीं, उसका बहुत पुराना दोस्त है वो। अच्छा, पुराना दोस्त आ रहा है। हाँ। यानी कि जो, अच्छा फरजाना आपको कुछ समझ में आई? बहरहाल कोई ना कोई जा रहा है, कोई ना कोई आ रहा है। मीर साहब जिनको समझाना चाहते हैं उनको समझ आ गई है, बस फिर ठीक है। वैसे मेरी ख्वाहिश ये है कि ये पीटीआई अपनी गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करे। बिल्कुल सही है, मैं इनसे एग्री करता हूं। बहुत जरूरी है, मैं इनसे एग्री करता और हूं। इसी टेन्योर में ये दोनों केसेस भी हैंडल हो जाएं। और आपने देखा होगा कि इमीडिएटली उधर पीपल्स पार्टी के लोगों को बेल मिल गई। मुजाहिद साहब के दोस्त कैसे आएंगे? मैं आपको बताता हूँ, बेल सारों ने पीपल्स पार्टी वालों को बेल मिल गई। इधर इनको बाहर कर दिया, नवाज शरीफ की फैमिली तकरीबन बाहर चली गई। अदालतें तो आजाद इसका है ना, मतलब ये है कि जब अदालतें एक्सटेंशन आजाद का कानून बनेगा असेंबली में तो उसमें ही कोऑपरेशन मांगेंगे। ये कोई पैकेज डील हो चुकी है, आपको लगता है? मुझे लगता है, और खासकर एक्सटेंशन पे, कि एक्सटेंशन को उनको 3 साल दिए जाएंगे एक्सटेंशन। अब जब मेरा दोस्त जाएगा और मुजाहिद बरेलवी का दोस्त आएगा ना, तो ये फिर आपने इस प्रोग्राम का क्लिप निकाल कर जरूर चलाइएगा। अच्छा फरजाना, आपको भी कहीं ना कहीं से हवा तो आई जाती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। आप 2020 कैसे देख रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, यहाँ तो वही चल चलाओ वाली बात है और ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। जिनके कंट्रोल में है सूबा, वो बहुत खूबसूरत तरीके से उसको कंट्रोल किए हुए हैं। और आपको पता होगा कि हम कबायली इस्लाह में जम हो गए हैं। जी बिल्कुल, आप इसको मजाक नहीं लीजिएगा, ये सच्ची बात है कि हम कबायली इस्लाह में जम हो गए हैं। तो अब स्मूथली बहुत सेफ हाथों में है। कसम खाएं तो वो जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जिसकी आप बात कर रही हैं, आपको लगता है वो आपके ऊपर नाफिज ही रहेगा, उससे आपका कोई छुटकारा नहीं होगा? आप बेफिक्र रहे, उसी के नीचे हम बहुत खूबसूरत तरीके से ये 5 साल पूरे करेंगे। नाजरीन, अगर आप लोगों ने जाते जाते हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, जाते जाते नाजरीन हैप्पी न्यू ईयर। पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आए, हम एक तरीके से एक चीज़ को थोड़ा सा मजाका खेज करके सह ही जाते हैं। तो शायद यही हमारा सर्वाइवल है इस कौम का। नाजरीन हैप्पी न्यू ईयर, आप सब अपना जो नया साल है आपको मुबारक हो। फरजाना अली, मुजाहिद बरेलवी, हामिद मीर साहब, ज़ियाउद्दीन साहब, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। और आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।